कार्ल मार्क्स का नाम सुनते ही ना अक्सर लोगों को लगता है कि बड़े मुश्किल बड़े कॉम्प्लेक्स सिद्धांत होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उनके जो वर्ल्ड फेमस आइडियाज हैं उनकी बुनियाद को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आज एक एक करके उनके मेजर थ्योरीज की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खुद कार्ल मार्क्स की। आखिर कौन थे ये शख्स जिनके आइडियाज ने सच में दुनिया बदल दी? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और एक क्रांतिकारी विचारक थे। उनकी दो सबसे ज़्यादा असरदार जो रचनाएं हैं वो थीं 1848 की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फिर 1867 की दास कैपिटल। देखिए, उनके सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने फिलॉसफी की दुनिया से हटकर अपना फोकस असल दुनिया की इकोनॉमी और समाज पर लगाया। अच्छा, मार्क्स की पूरी थियरी को ना हम 5 मेन पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। यही उनके पूरे वर्ल्ड व्यू की नींव है। और देखिए, इन पिलर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके सोचने के तरीके, उनके फिलॉसफिकल मेथड को समझना होगा, क्योंकि उनका पूरा वैचारिक ढांचा उसी पर टिका है। तो ये समझने से पहले कि मार्क्स ने क्या सोचा, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने कैसे सोचा। उनका जो तरीका था उसे कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चलिए इसको थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। देखिए, मार्क्स ने ये डायलेक्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हेगल नाम के एक और फिलोसोफर से लिया था। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। हेगल ने इसे आइडियाज यानी विचारों पर लागू किया था, जबकि मार्क्स ने इसे मटीरियल यानी असल दुनिया की आर्थिक ताकतों पर लागू किया। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। कोई भी जो मौजूदा सिस्टम है, जिसे हम थीसिस कह सकते हैं, वो अपने अंदर से ही एक विरोधी ताकत यानी एंटी थीसिस को पैदा करता है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो एक बिल्कुल नई और बेहतर व्यवस्था, जिसे सिंथेसिस कहते हैं, जन्म लेती है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि कोई भी बड़ा सिस्टम अपने विनाश का बीज खुद ही बोता है। एक उदाहरण से समझते हैं। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद जो कि थीसिस है, वो अपने ही खिलाफ मजदूर वर्ग यानी वर्किंग क्लास को खड़ा करता है, जो कि एंटी थीसिस है। और मार्क्स के हिसाब से इन दोनों का जो संघर्ष है वही एक नई समाजवादी व्यवस्था को जन्म देगा। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि बदलाव हमेशा ना धीरे धीरे नहीं होता। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं, वो जमा होते रहते हैं और फिर बूम, अचानक से एक गुणात्मक छलांग आती है, एक क्वालिटेटिव लीप। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी का उबलना। सोचिए, आप पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं 97, 98, 99 डिग्री, और फिर अचानक 100 डिग्री पर वो भाप बन जाता है, पानी से बिल्कुल अलग, कुछ एकदम नया। तो मार्क्स ने अपने इसी तरीके का, इसी डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल पूरे मानव इतिहास को एनालाइज करने के लिए किया। और इसी थ्योरी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद। इस थ्योरी के हिसाब से समाज के ना 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आर्थिक बेस या आधार, और दूसरा है उसी पर टिका हुआ सुपर स्ट्रक्चर या अधिरचना। अब ये बेस क्या है? इसमें प्रोडक्शन के तरीके, फैक्ट्रीज, जमीन, ये सब आते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर में कानून, पॉलिटिक्स, धर्म, कल्चर, ये सब। तो मार्क्स का मेन तर्क ये था कि ये जो आर्थिक बेस है ना, यही ऊपर के कल्चरल सुपर स्ट्रक्चर को तय करता है, उसे आकार देता है। और ये बात ये पारंपरिक सोच को बिल्कुल सिर के बल खड़ा कर देती है। हम आमतौर पर क्या मानते हैं कि हमारे आइडियाज, हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। पर मार्क्स ने कहा नहीं। उन्होंने कहा हमारा अस्तित्व हमारी चेतना को निर्धारित करता है, न कि हमारी चेतना हमारे अस्तित्व को। इसका सीधा सा मतलब है, हमारी जो असल जिंदगी की हालत है, हमारी आर्थिक परिस्थितियां, वही हमारे विचारों और विश्वासों को बनाती हैं। तो मार्क्स ने इतिहास को एक सीढ़ी की तरह देखा। हर एक पायदान एक आर्थिक सिस्टम को दिखाता है, जो अपने ही अंदर के क्लास स्ट्रगल की वजह से खत्म हो जाता है और समाज को अगले पायदान पर धकेल देता है। तो ये सफर शुरू होता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, फिर आता है स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडलिज्म, उसके बाद कैपिटलिज्म, और आखिर में समाजवाद और फिर कम्युनिज्म तक पहुंचता है। अब इतिहास की इसी सीढ़ी पर हम उस पड़ाव पर आते हैं जिसकी मार्क्स ने सबसे ज्यादा और सबसे गहरी आलोचना की, कैपिटलिज्म। उनके हिसाब से इस सिस्टम में कई बुनियादी दिक्कतें थीं। तो मार्क्स के मुताबिक कैपिटलिज्म में समाज मोटे तौर पर 2 दुश्मन खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ है बुर्जुआ, मतलब अमीर मालिक जिनके पास फैक्ट्रियां, जमीन, पैसा यानी प्रोडक्शन के सारे साधन हैं। और दूसरी तरफ है सर्वहारा या प्रोलेटेरिएट यानी गरीब मजदूर, जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इन दोनों के हित, इनके इंटरेस्ट्स हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। यहीं पर आती है कैपिटलिज्म की मार्क्स की सबसे बड़ी आर्थिक आलोचना, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उनका साफ साफ कहना था कि जो प्रॉफिट है वो असल में मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा न देकर कमाया जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वर्कर को एक दिन के काम के लिए 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस दिन में 1500 रुपये के बराबर का सामान बनाता है। तो ये जो बीच का 1000 रुपये का फर्क है ना, यही है सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य, जिसे फैक्ट्री का मालिक यानी पूंजीपति अपनी जेब में रख लेता है। मार्क्स ने इसे कानूनी चोरी तक कहा। देखिए, कैपिटलिज्म का असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता, इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। इसी को मार्क्स ने कहा थ्योरी ऑफ एलियनेशन या अलगाव का सिद्धांत। इसके मुताबिक मजदूर 4 तरीकों से खुद को कटा हुआ, अलग थलग और पावरलेस महसूस करता है। पहला, जो चीज वो बना रहा है उससे। दूसरा, अपने काम करने के तरीके से। तीसरा, खुद अपनी क्रिएटिविटी से। और चौथा, समाज और बाकी लोगों से। और इस अलगाव, इस एलियनेशन का एक बहुत बड़ा नतीजा निकलता है जिसे कहते हैं कमोडिटी फेटिशिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इंसानों से ज्यादा चीजों को, सामान को वैल्यू देने लगते हैं। जैसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा जरूरी एक नया फोन लगने लगता है। यह है कमोडिटी फेटिशिज्म। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्क्स के विचार आज भी इतने असरदार क्यों हैं और साथ ही इनकी सबसे बड़ी आलोचनाएं क्या हैं? देखिए, अपनी कमियों के बावजूद मार्क्सिज्म का एक बहुत बड़ा और स्थायी असर रहा है। इसी के दबाव में आकर पूंजीवादी देशों को मिनिमम वेज और 8 घंटे के वर्किंग डे जैसी वेलफेयर पॉलिसीज अपनानी पड़ी। इसने दुनिया भर के शोषित मजदूरों को एक आवाज दी और आज भी मॉडर्न सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पर इसका गहरा असर दिखता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मार्क्सिज्म की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मतलब हर चीज को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के नजरिए से देखना। उनकी कई भविष्यवाणियां जैसे कि क्रांतियां अमीर देशों में होंगी, वो सच साबित नहीं हुई। और इतिहास गवाह है कि जहां जहां कम्युनिस्ट क्रांतियां हुईं, वहां अक्सर क्रूर तानाशाही ही आई। तो अगर इन सभी आइडियाज को हम एक साथ जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। मार्क्स की दुनिया डायलेक्टिक्स यानी संघर्ष से चलती है। ये संघर्ष भौतिक है, मतलब मटीरियलिज्म के हिसाब से इकोनॉमी ही समाज का बेस है, और कैपिटलिज्म के अंदर ये वर्ग संघर्ष ही सरप्लस वैल्यू के शोषण और एलियनेशन यानी अलगाव को जन्म देता है, जिसका फाइनल सॉल्यूशन मार्क्स के हिसाब से एक ऐसी दुनिया है जहां कोई क्लास ना हो, कोई स्टेट ना हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या मार्क्स ने हमें इतिहास को समझने की वो मास्टर की दे दी थी, या फिर समाज असल में आर्थिक क्लास के बीच के एक सिंपल से संघर्ष से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज्यादा जटिल है? शायद इसी सवाल के जवाब में ही मार्क्स की असली विरासत छुपी है।